ATM, Amit Talda Mentorship, a platform and a person guiding lakhs of CS students today. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. But today we are here to throw the light on your teachers, which they deserve. We Thanvi sisters are proud to be teachers and making a difference in lives of the students and shaping the future of society. This podcast is surely going to help you and solve many of your questions. I am CS Ashwini Sham and I teach corporate laws to CS students at JK Shah classes all over Mumbai since last 2 years, and I connect with the students on daily basis. Since I am a certified life coach as well, I have the ability to read the minds and faces of the students, and I have observed one thing in common, that the reason of getting failure in CS exams or why the CS students face attempts in their CS journey is not that ki CS ke course ka content is very hard or difficult, but the thing is it is very vast, because of which CS students faces anxiety, OCD or mental stress, because of which वो पढ़ना चाहते हैं but वो पढ़ नहीं पाते. They actually want to make their parents feel proud, they actually want to stand out from the crowd, but they can't do it, and उनको एक और बीमारी लग जाती है which is called as procrastination. So here there is a good news for all the CS students, because now we CS Thanvi sisters are not just limited to provide you academic guidance. Now we are extending our arms to help you to fight with your internal barriers. Do watch videos on our new YouTube channel AKM and find solution to your problems जो आप किसी और के साथ share नहीं कर पाते. If you find the videos helpful and useful, do subscribe and be a part of AKM family and leave your reviews in the comment section. लोगों के शॉप्स पे जाके बैठ के भी मैंने अकाउंटिंग की है. जैसे एलएलबी का भी काफी अभी कल्चर चल रहा है. हाँ. एलएलबी भी काफी लोग करते हैं, बट उससे क्या हो रहा है कि सीएस के अटेम्प्ट्स बढ़ते जा रहे हैं. आजकल सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी बहुत फेमस तरीके से चल रही है, दैट इज टैक्स ऑडिट फॉर सीएस एंड सीएमए. सो यहाँ पर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये पूछना चाहूंगी जो सीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाता है कि आपके इसमें क्या व्यूज है. एंड इवन सर वी हैव आल्सो सीन ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स इवन द सीएस स्टूडेंट्स एंड इवन द क्वालिफाइड सीएस दे आर जस्ट सेइंग कि सीएस लोगों में इतना कैलिबर नहीं है, अगर आपको टैक्स ऑडिट चाहिए. इवन दुष्यंत जैन सर ने भी ये चीज पोस्ट किया था कि उनको भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आपको टैक्स ऑडिट चाहिए तो आप सीए कर लो. सो सर आपके इसमें क्या व्यूज हैं, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? मैं एक्चुअली ज्यादा डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता नहीं. मैं बहुत सक्सेसफुली चुप बैठा हूँ. ऑनलाइन जर्नी में तुषार सर को देख के मैं काफी मोटिवेटेड रहा कि नहीं यार मुझे भी ऐसा करना है, मेरे को भी ऐसा चैनल बनाना है, इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए. तो उनके काफी मैं सेशंस स्टार्टिंग में काफी देखता था, विवेक सर के देखता था. तो सर बच्चे आजकल इतना इन डेप्थ सोचते ही नहीं है कि उनको एक्चुअली कहाँ पे लैकिंग है, कहाँ पे आज आपके पास कितना नॉलेज है, कितना कुछ है. मैं कहूँ कि सेकंड ईयर में आके एलएलबी छोड़ दो. कितने लोगों के पास गट्स होंगे क्यों ऐसा करें. प्रोफेशनल का भी हाल ही में वीडियो डाला था. मुझे लगता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप पढ़ाई साथ में मत करो. आपकी पर्सनालिटी बोरिंग है या किसी ने चलो ऐसा बोला रहेगा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बट मैं आपको एज अ स्टूडेंट बोल रही हूँ बिकॉज मैं एग्जीक्यूटिव में आपके लेक्चर्स देखती थी यूट्यूब पे अकाउंट्स के, एंड वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते थे. एंड अभी आपने बोला इसलिए मेरे माइंड में आया, बाकी मुझे एज अ स्टूडेंट 1% भी फील नहीं हुआ कि मुझे बोर हो रहा है. इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था, एग्जाम टू द पॉइंट लगता था. बाकी जगह इतना वो चालू हो गया है, इस वजह से मैं लोगों को बोरिंग लगता है. करियर स्पॉइल हुआ है. काफी बच्चे 24 इयर्स के हो गए, एग्जीक्यूटिव पास नहीं हो रहा है. कब प्रोफेशनल करेंगे, कब ट्रेनिंग करेंगे. How are you? आई एम वेरी गुड. Thank you for inviting. Nice to see you, sir, and we welcome you on this initiative by CS Thanvi Sisters, that is Guruvar with CS Gurus. And I am pretty sure that this session is going to be very helpful because ATM himself is sitting in front of us. ये स्टूडेंट्स तो आपके लिए ये सेशन ना ही सिर्फ इंसाइटफुल, एब्सोल्युटली अमेजिंग भी होने वाला है बिकॉज एटीएम हिमसेल्फ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस. इवन सर व्हेन आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट आई वुड लाइक टू मेंशन कि आई वाज अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट एंड अकाउंट्स में मैं आपके ही Awesome, sir. Accounts में awesome एकदम. ऑसम एकदम मतलब एकदम एग्जाम ओरिएंटेड. आपके जो भी मतलब आपको YouTube में देखो और अभी ऐसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, Exciting feel हो रहा yes. है. We are very glad to have you here, sir. Yeah. आई एम वेरी हैप्पी आपने इनवाइट किया. और काफी लोग एक्चुअली, एक मेरा इमेज है आपको भी पता ही होगा, तो वो उस वजह से काफी लोग अप्रोच नहीं करते हैं और डरते हैं थोड़ा बात करने में या पूछने में. बट आई एम हैप्पी आपने इनवाइट किया और बहुत अच्छा एक फ्रूटफुल डिस्कशन होगा. आई होप सो. एंड सीएस कम्युनिटी को जितना होगा हम गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे. सर मुझे ये जानना था कि लाइक आप व्हेन यू बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट वर यू ऑलवेज क्लियर कि आपको टीचिंग में ही आना है, एंड इफ यस तो हु वाज योर इंस्पिरेशन? नहीं, एक्चुअली मैं जब सीए कर रहा था काफी फाइनेंशियल इश्यूज में थे हम. तब तो क्लियर था कि पैसे कमाने हैं. तो पैसे, इंस्टेंट पैसे जॉब नहीं मिलते हैं और कहीं भी इंस्टेंट पैसा मिलता है.
तो तब जॉब के भी अच्छे पैकेजेस होते थे। 10-12 साल पहले भी सीए में 6, 6.5 लाख 7 लाख का एवरेज पैकेज होता था। तो पहले से ही क्लियर था कि जॉब ही करना है, क्योंकि इंस्टेंट आई नीड मनी। तो वो एक माइंड में मैंने एक बना लिया था कि नहीं, मुझे पैसे कमाने हैं और माय फैमिली इज इन नीड। ऐसा एक अपने आप को मैं कहते रहता था, और उस वजह से मैं फोकस था। और कुछ भी इसलिए मैंने सोचा ही नहीं था, प्रैक्टिस के बारे में, टीचिंग के बारे में नहीं सोचा था, कि मुझे क्लियर था कि पैसा तो जॉब में ही मिलेगा। हाँ। और इस वजह से ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस या कुछ भी थे नहीं। जॉब के लिए ही मैं प्रेटी क्लियर था और मैं रेडी था रीलोकेट होने के लिए। तो इस वजह से तब तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कोचिंग वगैरह या टीचिंग में जाएंगे। फिर सर टीचिंग में कैसे आना हुआ, मतलब क्या डेस्क जॉब पसंद नहीं थी या क्या हुआ मतलब फिर? एक्चुअली मैं, एक तो मैंने जॉब कर लिया था, और फिर एक एज के बाद आपको रहता ही है सेटल कहाँ होना है, सारे डिसीजंस आपको उसके हिसाब से लेने होते हैं। तो जब 1 साल हो गया मुझे जॉब में, तब मुझे पूछा फैमिलीज ने कि भाई आपको सेटल अगर मुंबई में ही होना है तो आप उस हिसाब से सोचिए, लेकिन अगर आपको वापस आना है तो फिर आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको फिर सेट होने में टाइम लगेगा। उस वजह से एक मुझे बहुत अर्ली डिसीजन ये लेना पड़ा। और तब मेरा क्लियर था कि मुंबई सेटल नहीं होना है, मुंबई मेरे लिए है नहीं। बट वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छी थी, बट पूरी जिंदगी मैं बिताना नहीं चाहता था वहां पे। तो इस वजह से वापस आया मैं, और फिर वापस आके मैंने प्रैक्टिस किया, सीए का प्रैक्टिस किया। 2-3 साल मैंने काफी काम किए, काफी डाइवर्स काम किए। अकाउंटिंग ही मैं करता था एक्चुअली, अकाउंट्स क्योंकि मेरा फेवरेट था। और अकाउंटिंग में काफी लोगों को नहीं पता है कि अच्छी अर्निंग होती है, अकाउंटिंग में काफी अच्छी अर्निंग होती है। और क्योंकि लोगों को शायद लगता है सीए होके अकाउंटिंग कर रहा है, वो उस वजह से काफी सीए अकाउंटिंग में नहीं जाते हैं। बट गुड इनकम है, स्केलेबल है। तो इसलिए मैंने अकाउंटिंग का ही काम किया काफी साल अकाउंटिंग एज अ। में सर स्पेसिफिकली मींस which पार्ट यू आर टॉकिंग अबाउट? अकाउंटिंग मींस टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स के लिए टैक्स। जो अकाउंटिंग होती ओके, है, हाँ। रिटर्न्स फाइल करने के लिए या टैक्स ऑडिट के लिए, जो प्रॉपर एक अकाउंटिंग होती है टैक्सेशन के लिए, जो हम यस। प्रॉपर हाँ। बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली कैसा है ना, ज्यादा कॉर्पोरेट्स नहीं है। तो हमारी अकाउंटिंग जो होती है वो टैक्स के लिए होती है। प्रोप्राइटरशिप हो गए, एचयूएफ हो गए, पार्टनरशिप हो गए, ये लोग टैक्स के लिए अकाउंटिंग करते हैं, इनके ऊपर और कोई लॉ है नहीं। तो प्योर टैक्सेशन के लिए अकाउंटिंग जो होती है, वो मैं डेफिनेटली उसमें मैं था। और अच्छा क्लाइंटेल था, अच्छा एक आई थिंक इनिशियल काफी टाइम लगता है अर्निंग में, सीए में भी या सीएस में भी काफी छोटे छोटे काम करने होते हैं। बट अकाउंट्स में मुझे लगा कि काफी अच्छी डिसेंट इनकम है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। और स्केलेबल है, आप डेलीगेट कर सकते हो, वो भी एक अच्छा एलिमेंट है उसमें। तो उस वजह से अकाउंटिंग मैं करता था, प्लस जो काम मिले वो करना पड़ता है। तो सारे काम जो भी मिले करते गए, बट स्पेशलाइज किया मैंने अकाउंट्स में, कि वहां ज्यादा सीएस काम नहीं करते, ध्यान नहीं देते। Sir, you worked in ICICI Bank for just 1 year. So what was the यस। reason why you left that thing? मतलब कुछ ऐसे इशू हो गया था या you just got an opportunity in teaching? हाँ। फैमिली का एक आ गया था कि क्या करना है, 1 साल हो गया है। हाँ। और एक्चुअली कैसा था कि मुझे कुछ पैसे जमा करने थे, उतने हो गए थे। तो फिर लग रहा था कि यार पैसे के लिए गए थे, बट पर्पस मेरा जो सर्व हो गया। एजुकेशन का जो मेरा खर्चा था, 5 लाख के अराउंड कुछ मेरा खर्चा था, मुझे हाँ। उतना पहले सेव करना था। वो मेरा हो गया 1 साल में। मेरा 8-9 लाख का पैकेज था, तो सब खर्चा काट के मैंने 5 लाख सेव कर लिया था 1 साल में। तो उसके बाद फिर ये टॉपिक उठा कि भाई सेटल होना है नहीं होना है, और मेरा थोड़े बहुत प्रमोशन का भी एक चल रहा था। मतलब टीम ने मुझे पूछा था कि अगर आप यही रहोगे तो हम कंसिडर करें फॉर प्रमोशन, लेकिन अगर आप जाना चाहते हो या आपका लॉन्ग टर्म है नहीं विजन, तो फिर प्रमोट करके क्या फायदा। तो वह इसलिए मुझे वो डिसीजन उसी वक्त लेना पड़ा। प्रमोशन का भी एक चल रहा था, प्लस फैमिली से भी एक बातचीत चालू हो गई थी। उस वजह से फिर वो उसी वक्त फिर डिसीजन लेना पड़ा। और सर जब फर्म स्टार्ट किया तो फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला आपको? व्हाट वाज द रिलेटिव्स। एक्सपीरियंस इन दैट? रिलेटिव्स रिलेटिव्स, रिलेटिव्स। कॉन्टैक्ट से। ये तो हाँ, इसका तो मतलब कोई इलाज ही नहीं है, आपको पहला काम आपके रिलेटिव करेंगे और पैसे भी नहीं देंगे, बट एक आपका नाम बन जाता है, आप उनके काम करते हो, काम करते करते काम मिलते जाता है। उनके मतलब टैक्स रिलेटिव। रिटर्न्स और वो सब भरे यस आपने? यस यस। यस यस, अकाउंट्स भी किया, लोगों के शॉप्स पे जाके बैठ के भी मैंने अकाउंटिंग की है। ओह। और जैसे प्रॉपर अकाउंटेंट करते हैं, कभी मैं शाय नहीं हुआ इस बारे में कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट सीए हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों। शुरुआत में आपको हर चीज के लिए रेडी रहना रहता है। तो मैंने तो फैक्ट्रीज में अलग अलग जगह पे जाके प्रॉपर, जैसे जहाँ कंप्यूटर होता है और बैठ के मैंने खुद किया है। तो इनिशियल स्टेज पे आप ज्यादा स्टाफ भी नहीं रख पाते हो, ट्रेनिंग वाले ट्रेनिंग्स भी ज्यादा होते नहीं है, तो काफी जगह आपको स्टार्टिंग में खुद ही जाना पड़ता है। और खुद जाके ही लोग काम दिखता है लोगों को और काम और मिलता है। तो उस वजह से मैं क्लियर था कि मैं स्टार्टिंग में सारे काम खुद करूंगा, हर जगह खुद जाऊंगा, और धीरे धीरे फिर उससे मेरे क्लाइंट्स काफी बढ़े।
टीचिंग में आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसे मिली एंड व्हाट वाज द फर्स्ट फीस दैट यू रिसीव्ड इन टीचिंग? टीचिंग असाइनमेंट बिकॉज एज अ टीचर यू आर सीरियसली अमेजिंग सर। टीचिंग एक्चुअली मैंने ऐसा पार्ट टाइम स्टार्ट की थी जब मैं प्रैक्टिस में था। तो मैं फुल टाइम प्रैक्टिस में था। फुल टाइम प्रैक्टिस के साथ आप फुल टाइम टीचिंग नहीं कर सकते। हाँ तो 2-3 घंटे मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं उससे मैंने साइड में स्टार्ट किया था। जहाँ मेरा प्रीमाइस था वहां पे जगह भी थी, तो मैंने ऐसे पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। क्रैश बैच, ये बैच, वो बैच सब सीए में काफी ज्यादा चलते थे, तो उस वजह से मैंने वैसे स्टार्ट किया था। एज सच कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की मैंने, खुद का ही स्टार्ट करके खुद के नाम से मैंने 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था। कब की बात तो है वैसा सर, ये कौन से ईयर में आपने? ये 2013, 13। हम लोग कब देखते थे लेक्चर सर के? 19 18, 19, 19 में, 19 19, yes 18 में स्टार्ट किया था मैंने। 19 में लगभग yes चलना स्टार्ट हुआ था। yes and sir as you said कि आपने टीचिंग पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, so we also both are into teaching profession, so were you अच्छा, blessed with the family support because यस, as a CS हम लोग ने देखा है कि फैमिली में रिलेटिव्स में ऐसा होता है कि अभी CS बन गए हैं तो कंपनी में या तो जॉब कर लो एंड जॉब भी कर लो, मतलब फर्म सीधा रास्ता चुन लो, मतलब हाँ that's एज यू सेड कि आप कहीं पे जॉब करोगे तो ही पैसा आने वाला है, तो हाँ, ही घर यस, चलने वाला है। तो टीचिंग में वर्क सेटिस्फेक्शन तो बहुत मिलता है जो मतलब वहां पे जाना चाहते हैं, यस, ये बट या एक्चुअली मॉनेटरी लेवल पे इतना नहीं होता है। सो आपका क्या केस था इधर? मेरे इसमें कैसा है ना कि मैं ऑलरेडी जॉब कर चुका था, तो मुझे हम्म कोई एक्सपीरियंस था और मुझे समझ में आ गया कि मैं जिंदगी भर ये नहीं कर सकता। और हाँ मैं सिंधी हूँ, तो सिंधी ज्यादा जॉब्स करते नहीं है। हमारा एक थोड़ा अलग ही सोच विचार होते हैं, बिजनेस में ज्यादा माइंड चलता है। तो इस वजह से जॉब तो मैंने कट ही कर दिया था। और फिर प्रैक्टिस था। प्रैक्टिस में भी एक्चुअली बहुत अलग ही स्ट्रगल होती है प्रैक्टिस में। मतलब बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं अलग अलग लॉयर्स के, या जो इनकम टैक्स के जो केसेस जाते हैं। तो अकाउंटेंट था, तो मुझे एज अकाउंटेंट केसेस पे भी जाना पड़ता था। तो मैं एक्चुअली एक लेवल के बाद 3 साल हो गए थे मुझे। 3 साल के बाद मैं एक्चुअली थक गया था कि यार ये मैं कब तक करूंगा। पैसा मिल रहा है बट अब रिस्पेक्ट चाहिए। मैं एज अकाउंटेंट कब तक ये सब जाऊंगा करूंगा। तो मुझे इसलिए लगा कि फिर तभी टीचिंग का एक था कि क्रेज था हमारे यहाँ टीचिंग का था। और मुझे लगा कि यार टीचिंग मुझे पसंद भी है। मेरे एक सर थे 12th स्टैंडर्ड के, कौशकिया सर हैं। वो काफी बड़ा इन्फ्लुएंस रहे हैं स्टार्टिंग से। अकाउंट्स टीचर है मेरे 12th के, और 12th में मैंने 100 आउट ऑफ 100 लिए थे अकाउंट्स में। ओह तो वाओ दैट्स उस वजह से पहले से इन्फ्लुएंस था उनका काफी। टीचिंग में पता है मेरी पर्सनैलिटी या जो मेरा एक तरीका है उनसे इन्फ्लुएंस्ड है इनडायरेक्टली। मतलब पता नहीं चलता, बट जब अब 10 साल हो गए हैं तो मुझे अब लगता है कि यार, मतलब होता है सर, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग मैं में शायद इन्फ्लुएंस इंस्पायर्ड ही रहा होते उनसे। हैं यस, यस, यस। तो वो और थ्रू आउट माई जर्नी वो कनेक्टेड थे। हाँ थ्रू आउट यस वो गाइड करते थे। वो खुद भी क्योंकि 11th 12th पढ़ाते थे, ग्रेजुएट्स को पढ़ाते थे। तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थ्रू आउट माई लाइफ रहे हैं। और इस वजह से ही मैं टीचिंग में आया था कि नहीं यार मुझे ऐसा बनना है, ऐसा टीचर बनना है, या ये बनना है। तो वो एक था कहीं ना कहीं वो एक स्पार्क वहीं से आया। और टीचिंग स्टाइल या रहन सहन का जो स्टाइल है वो भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है वहीं से इन्फ्लुएंस रहा है। दैट्स रियली नाइस सर। और एज अ सीए आपको कभी मतलब हाउ यू केम इनटू मेंटोरिंग सीएस CS स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स या मैं एक्चुअली दोनों पढ़ाता था स्टार्टिंग से जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि सिलेबस कॉमन था। सीए फाउंडेशन यानी सीपीटी एंड सीएस फाउंडेशन। हाँ मेरा सब्जेक्ट सेम था, अकाउंट्स में पढ़ाता था, तो दोनों में एग्जैक्टली सेम सिलेबस था। तो मैं इसलिए दोनों को ही पढ़ाता था। स्टार्टिंग से मैं सीए स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूँ। बट डेस्टिनी ऐसी है कि सीए में मेरा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया। और सीए में टीम का एक कल्चर था। टीम, ऑल सब्जेक्ट्स एक जगह, ऐसा एक हमारे यहाँ कल्चर था। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स थे वो ऑल सब्जेक्ट्स ही लेते थे, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते ही नहीं थे। तो अगर आपको कॉम्पीट करना है तो आपको पूरी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका रिजल्ट उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो डेस्टिनी में यही था कि मेरी कभी टीम ही नहीं बन पाई। मैं अकेला कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा लूंगा। तो उस वजह से मेरी टीम कभी उतनी स्ट्रांग, मेरे जितनी स्ट्रांग टीम में बना नहीं पाया। और उस वजह से उतना अच्छा रिजल्ट भी मैं कभी ला नहीं पाया। एंड एज कम्पेयर टू दैट सीएस में चल गया मेरा। मतलब स्कोर आ गए, बच्चे पास होने लग गए, अच्छे स्कोर लाने लग गए। तो फिर वहां से मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर दिया। तो वो एक मुझे एक मिला। और मैंने कभी सीए सीएस में इतना फर्क समझा नहीं है, वो भी एक रीजन है। काफी बच्चे भी बोलते हैं कि सीए को नहीं पढ़ा रहे हो, मेरे लिए दोनों इक्वली है। स्टार्टिंग से एक्चुअली जहां मैं रहता था ट्रेनिंग कर लिए, मैं नागपुर से ट्रेनिंग की है। तो मेरे आधे रूममेट सीएस करते थे और आधे हम सीए थे। मतलब मैं रहा ही सीए स्टूडेंट के साथ हूँ। तो वो हाँ अपनी सीए की ट्रेनिंग करते थे, मैं अपने सीए की ट्रेनिंग करता था।
फिर जहां मैंने सीए की ट्रेनिंग की है, मेरे जो सर थे उनकी वाइफ सीएस थी और उनका भी ऑफिस साथ में ही था। तो मेरी ट्रेनिंग भी सीएस के बीच में ही हुई है। हमारा पूरा अच्छा। ग्रुप था, आधे लोग सीए आधे लोग सीएस। और इवन जहां मैंने कोचिंग की थी नागपुर में, तो वहां पे भी सीए सीएस को साथ में ही पढ़ाते थे। तो मेरा हमेशा से सीए सीएस सराउंडेड मैंने थे आप इक्वली देखा हमेशा। है। हाँ, इक्वली देखा है मैंने, और अच्छा स्कोप देखा है। नागपुर या बड़े सिटीज में सीएस काफी पॉपुलर ही कोर्स है। तो इस वजह से कभी मुझे ऐसा फर्क नहीं लगा कि भाई मैं कोई कम वाले कोर्स को पढ़ा रहा हूँ। सीएस प्रोफेशनल कोर्स है, पॉपुलर कोर्स है, और बड़े सिटीज में बहुत अच्छा स्कोप है। छोटे सिटीज में अब लोगों को नहीं पता तो उनकी गलती है। कोर्स उससे छोटा नहीं हो जाता। उनकी गलती कि वो अवेयर नहीं है, कंपनीज के कल्चर का उनको पता नहीं है, तो उनकी गलती मुझे लगता है। तो इस वजह से सीएस को ही मैंने फिर चूज करके उसमें मैं आगे बढ़ा। और उसमें मेरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी चल गए, इसलिए लोग इंडिविजुअली भी लगाते थे, क्योंकि सीएस की इतनी कोचिंग हमारे सिटी में नहीं थी, कंपटीशन ज्यादा नहीं था, और टीम कल्चर भी नहीं था। इस वजह से मैं उसमें आगे बढ़ते गया। एंड सर व्हाट मेड यू टू शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन टू कम्प्लीटली ऑनलाइन कोचिंग, और आपने ऑफलाइन एकदम बंद कर दिया, तो इसका क्या रीजन है? इसका बहुत ही सिंपल रीजन है कि मेरा क्लासेस स्केल अप नहीं कर रहा था उतना। ओके। अ, कोविड एक का लिमिट के टाइम है बाद, सर या उससे पहले से? उससे पहले ओके। एक्चुअली मतलब स्टेग्नेशन था, क्योंकि मैंने बताया हमारी सिटी छोटी है, ज्यादा कंपनीज ही नहीं है, सीएस भी ज्यादा नहीं है, तो सीएस स्टूडेंट्स भी इसलिए काफी कम है। तो एक लेवल के बाद बच्चे बढ़ नहीं रहे थे, इंस्पाइट कि मैं कोचिंग काफी अच्छी चल रही थी, एडमिशन्स अच्छे थे, बट लगा कि यार एक लिमिट है, बच्चे ही कम है। तो अब बड़े सिटी से छोटे सिटी यस लोग पढ़ने तो आएंगे नहीं, छोटे सिटी से लोग बड़े सिटी जाते हैं पढ़ने, जाते हैं, तो हाँ। उल्टा तो कभी होगा नहीं। इस वजह से मुझे लगा कि यार काफी लिमिटेड स्कोप है, जिंदगी भर मैं इतने कम बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो उस वजह से मुझे, और तभी ऑनलाइन का कल्चर स्टार्ट हो गया था। जस्ट आई थिंक मैं मेंशन करना चाहूंगा, तुषार पाड़े सर तब स्टार्ट किए थे, उन्होंने ही स्टार्ट किया था 2018 में। उनको देख के मैंने स्टार्ट किया था, उनका काफी नाम है महाराष्ट्र में। तो उनको देख के मैंने पूरा लगाया कि यार मैं भी ये कर सकता हूँ, मुझे भी ऐसा करना है। तो ऑनलाइन जर्नी में तुषार सर को देख के मैं काफी मोटिवेटेड रहा कि नहीं यार, मुझे भी ऐसा करना है, मेरे को भी ऐसा चैनल बनाना है, इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो हाँ। उनके काफी मैं स्टार्टिंग में काफी देखता था, विवेक सर के देखता था। तो उस वक्त ये इन्फ्लुएंसेस थे, और मैंने ट्राई किया था कि चलो करके देखते हैं, क्योंकि तारीफें होती रहती हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हुए। काफी पंप अप स्टूडेंट्स ने किया था कि यार आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, ऑनलाइन क्यों नहीं? लोगों को अच्छा लगेगा ही, और आप क्यों ये कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो necessarily? बहुत अच्छा तो लगा। तब चल गया, और फिर मुझे लगा कि डबल डबल टाइम देने से अच्छा है अपन प्योर ऑनलाइन कर लेते हैं, ताकि बेटर सर्विसेज दे पाए। कि ऑनलाइन में भी अपने कंसर्न्स हैं, ऑनलाइन वाले ज्यादा सर्विसेज नहीं दे पाते थे, तो उस वजह से मुझे लगा कि प्योर डेडिकेटेड ऑनलाइन देना ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब वो यूएसपी रहेगी, नहीं तो बाकी जैसे लोग ले रहे हैं मैं भी वही लूंगा, तो उतना मैं स्टैंड आउट नहीं करूंगा। इस वजह बट से सर मैंने बोला। यूट्यूब में स्टार्टिंग में तो कोई इनकम और ऐसा तो कुछ आता नहीं होगा, तो हाउ यू मैनेज दैट जब आपने उसको ऑनलाइन में शिफ्ट मेरा किया? मेरा ऐसा था कि हार्डली, मैं बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने यूट्यूब मेरा चल गया, हम्म। मैंने तुरंत वेबसाइट बना ली थी, और तुरंत रिकॉर्डिंग करके मैंने पूरा एक्चुअली सेटअप ही लगा दिया था, क्योंकि पैसे होते थे, मेरे पास सेविंग थी। तो मैंने पूरा एक स्टूडियो सेटअप कर लिया था, और उसमें मैंने रिकॉर्डिंग्स प्रॉपर स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने छोटे छोटे कोर्सेज बना के कंपनी लॉ के ये वो मैंने बेचना स्टार्ट कर दिया था। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स मेरी रेवेन्यू स्टार्ट हो गई, एंड विद इन आई थिंक 5 मंथ्स मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट भी रिकवर कर लिया था, जो भी मैंने पूरा इतना सेटअप लगाया था। कि सॉफ्टवेयर काफी कॉस्टली थे उस वक्त, ज्यादा लोग रिस्क नहीं ले रहे थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही मुझे याद है 2.5 से 3 लाख रुपए का सिर्फ सॉफ्टवेयर आता था। सिर्फ सॉफ्टवेयर 2.5-3 लाख का था। और बाकी पूरी लाइटिंग और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई एंड कंप्यूटर्स, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट लगता है उसमें। उस वक्त मैंने उतना रिस्क लिया था, और मुझे 5-6 मंथ्स में पूरा मेरा रिकवर हो गया। तो ज्यादा टाइम लगा नहीं, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग गए और सब ऑर्डर्स आने लग गए। यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है, और मैं इतने साल क्या कर रहा था। एज अ प्रोफेसर आपको स्टूडेंट्स का प्यार तो बहुत ज्यादा मिल रहा है एंड आगे भी ऐसे ही मिलता जाएगा, बट आई जस्ट वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज द फर्स्ट रिजेक्शन यू फेस्ड इन योर टीचिंग करियर? रिजेक्शन फीडबैक था कि आप बोरिंग हो, जो आज भी मिलता है। और ये फीडबैक तो आई थिंक मेरे वाइफ ने भी दिया था जब हम पहले मिले थे। तो वो तो अब एक पर्सनैलिटी है, वो तो एक पर्सनैलिटी है, उसको हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। और आर्टिफिशियल कोई चीज करो तो वो दिख जाती है, अच्छी नहीं यस। लगती। मैं जबरदस्ती कॉमेडी करूंगा, जोक्स क्रैक हाँ। करूंगा, तो वो बहुत आर्टिफिशियल लगेगा।
इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसे जो वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वैसा जो पढ़ने आए हैं। कि टीचर मैं जब बना था तब ये सब कल्चर नहीं था, गाना गाने का और एंटरटेनमेंट नहीं शायरी था। शायरी, हाँ, हाँ एंटरटेनमेंट जनरल, बॉडी बॉडी दिखाना, Yes. स्वप्निल पटनी सर थे बस एक एक्सेप्शन। बाकी इन जनरल टीचिंग में आने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपको अच्छा दिखना होगा एंड तो उस वक्त इसलिए तो मैंने सोचा नहीं इस बारे में। बट आज थोड़ा एनवायरनमेंट बदल गया है, तो बस वही एक रिजेक्शन था स्टार्टिंग से अभी तक। मैं वही एक फीडबैक आता ही है एंड हर बार मैं सोचता हूँ कि इस पे कुछ करूं। बट मुझे लगता है मैं आर्टिफिशियली कोई भी चीज कितने समय तक कर पाऊंगा, 1 महीना 2 महीना, आप अपने नेचुरल स्टेट में बाद में आ ही जाते आ हो ही जाओगे। इस वजह से। और मैं नहीं चाहता कोई मुझे बोले कि आप आर्टिफिशियल हो या आप ऐसा करते हो, वो और निगेटिव हो जाएगा। यस इसलिए मुझे ट्रू। लगता है जितना मैं कर सकता हूँ, जितना भी होगा उतना करेंगे बस। उसके अलावा आई थिंक कोई ऐसा रिजेक्शन तो खास आया नहीं है। जैसे एज एकेडमी लेवल पे कि आपकी पूरी टीम स्ट्रांग नहीं है, क्लासेस हम आपके पास क्यों लगाएं भाई, 1 2 सब्जेक्ट आप पढ़ा लोगे, अच्छा पढ़ा लोगे, बाकी सब्जेक्ट्स का क्या होगा। तो वो एक बहुत बड़ा रिजेक्शन था जिसकी वजह से सीए में मैंने फिर उतना कर नहीं पाया मैं। तो वो एक बहुत बड़ा था रिजेक्शन कि मैं अकेला कितना ही कर पाऊंगा, क्या ही कर पाऊंगा। सर, आपने बोला कि यू क्लियर योर सीए इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू द सीए स्टूडेंट्स कि वो कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं? ज्यादा फर्क होता नहीं एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट का या आप, आई थिंक एडवाइस वही है कि कंट्रोल थोड़ा आज मुश्किल है आज, क्योंकि एनवायरनमेंट बदल गया है। हमारे वक्त एक्चुअली डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, ये एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। आज अगर मैं भी करूंगा तो शायद मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद ना कर पाऊं, क्योंकि उस वक्त हमारे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा थे नहीं। तो हम और करेंगे भी क्या, तो पढ़ाई करेंगे, ऐसा तो मतलब कुछ ज्यादा था नहीं करने के लिए। आजकल तो मेरा बच्चा ही इतना मोबाइल देखता है, आईपैड देखता है, मैं उसको ही कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं बच्चों को क्या ही बोलूंगा। तो बस मोबाइल का ही है, अगर मोबाइल आप कंट्रोल कर लेते हो तो आई थिंक, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स टफ है, काफी टफ है। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई करनी है तो आपको ऑल इन अच्छे से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप उसको साइड में एज अ साइड कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में काफी लोग करते थे। तो उस वजह से क्या है ना, एक इमेज है 5 6 साल पहले तक की, एक इमेज थी कि यार साइड में हो जाता है, इजी कोर्स है, साइड में हो जाता है। और मैक्सिमम सीए लोग ही सीएस करते थे, बहुत बड़ा कल्चर था तब। अभी लेकिन जब से वो टफ हो गया है, सब्जेक्ट्स पूरे अलग हो गए हैं, अब वैसा रहा नहीं है। 4 5 साल से वो एक इमेज अब बन गई है कि यार ये स्टैंड अलोन कोर्स है, फुल डेडिकेशन से आपको करना होगा। और उसकी ट्रेनिंग भी उस वक्त काफी कम होती थी, 12 मंथ्स की ट्रेनिंग होती थी, अब वो 21 मंथ्स की हो गई है। तो ये काफी ऐसे चेंजेस हुए हैं जिससे क्या हो गया, सीएस को आपको एज अ स्टैंड अलोन कोर्स अच्छे से डिटेल में करना होगा, नहीं तो फिर करके कोई फायदा नहीं। तो आज मैं वही कहूंगा लोगों को कि मल्टीपल कोर्सेज में आप मत जाओ। सीएस अपने आप में ही एक प्रॉपर फुल कोर्स है जिसपे आप डिपेंड रह सकते हो, करियर बना सकते हो। जबरदस्ती डाउट करके आप जो ये रायता फैला रहे हो, उससे क्या हो रहा है, कोई भी चीज आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। जब कोई चीज बहुत अच्छी है, जैसे मुझे भी काफी लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं कि आप सीएस क्यों नहीं कर रहे। भाई कोई एक कोर्स मैं कर चुका हूँ जो अपने आप में पूरा है, मैं क्यों कोई और करूँ। वैसे ही जब आप सीएस कर रहे हो तो आप क्यों सीए करोगे, समझ रहे हो। करेक्ट मैं सीए हूँ, सीएस क्यों करूँ, सीएस हूँ सीए क्यों करूँ। अरे सब अपने एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनसे आप पूरा अपना करियर बना सकते हो। तो जबरदस्ती फोमो या कुछ और के चक्कर में आप क्यों ये कर रहे हो। ये सब फुल फ्लेज कोर्सेज है ना, कोई ऐसे डिप्लोमा कोर्स थोड़ी है 5 6 महीने में जाके कर लो। अरे भाई 3 3 साल हैं, सबके अपने अपने ट्रेनिंग्स हैं। तो क्यों आपको इतना सर्कस करना है, जब आप एक कोर्स से अच्छे से करके ट्रेनिंग करके अच्छे से आप अपना करियर बना सकते हो। तो लोग बस वो कंपैरिजन के चक्कर में काफी ये चीजें करते हैं। जैसे एलएलबी का भी काफी अभी कल्चर चल रहा है, हाँ एलएलबी भी काफी लोग करते हैं। बट उससे क्या हो रहा है कि सीएस के अटेम्प्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। जब क्लैश होता है तो सीएस कोर्स सफर कर रहा है, उनकी ऑब्वियस चॉइस एलएलबी रहती है, लोग एलएलबी बन जाते हैं, सीएस का एग्जीक्यूटिव तक पास नहीं हो रहा। तो ये Yes. मुझे लगता है कि ये लोगों को लेते समय ही सोचना है, लेने के सोचना बाद सोच के क्या फायदा, फिर आप फंस गए उसमें। लेते वक्त ही पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी सीएस है तो आप एलएलबी मत करो, क्योंकि वो क्लैश होगा ही होगा और आपको ये टफ डिसीजंस लेने होंगे आगे। तो मुझे लगता है अवेयरनेस की भी थोड़ी कमी है कि करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो वो सब में सीएस कंपैरिजन में आ पीछे, जाते हैं। सीएस पीछे रह जा रहा है। और वो देख के बहुत दिल दुखता है कि लोग एलएलबी बन जा रहे हैं, बढ़िया सब हो जा रहा है, पर सीएस का एग्जीक्यूटिव तक क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये एंड सर आजकल सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी बहुत फेमस तरीके से चल रही है, दैट इज टैक्स ऑडिट फॉर सीएस एंड सीएमए।
सो यहाँ पर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये पूछना चाहूंगी जो सीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाता है कि आपके इसमें क्या व्यूज है। एंड इवन सर वी हैव आल्सो सीन ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स इवन द सीएस स्टूडेंट्स एंड इवन द क्वालिफाइड सीएस दे आर जस्ट सेइंग कि सीएस लोगों में इतना कैलिबर नहीं है, अगर आपको टैक्स ऑडिट चाहिए। इवन दुष्यंत जैन सर ने भी ये चीज पोस्ट किया था कि उनको भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आपको टैक्स ऑडिट चाहिए तो आप सीए कर लो। सो सर आपके इसमें क्या व्यूज हैं, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? मैं एक्चुअली ज्यादा डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता नहीं हूँ, मैं बहुत सक्सेसफुली चुप बैठा हूँ कि मुझे एक्चुअली कैसा है, डेप्थ में तो फर्क है, ये तो कोई भी जो भी यस सीएसीएस यस पढ़ या चुका है तो डेप्थ में तो फर्क है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो इतना डिबेट इस लेवल तक जाता भी नहीं। होता ही नहीं। यस ये एक्चुअली मुझे लगता है गवर्नमेंट का काम है देखना कि कितना रिक्वायर्ड है। परफेक्ट किसी में अगर कम स्कोप भी है लेकिन अगर उससे भी टैक्स ऑडिट किए जा सकते हैं तो दिक्कत क्या है? ऐसा थोड़ी जिसमें सबसे ज्यादा स्कोप है उन्हीं को काम मिलेगा। कितना रिक्वायर्ड है एक टैक्स ऑडिट करने के लिए, क्या क्या रिक्वायर्ड है, अकाउंट्स कितना आना चाहिए, टैक्स लॉस कितना आना चाहिए, कनेक्टेड जो भी चीजें होती हैं उसमें वो है क्या। और गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब डिटेल में स्टडी करते ही हैं कोई भी काम देने के लिए। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट का है। अपन मैं बोल भी दूं चलो कि है, हो जाएगा, मिल जाएगा। नहीं, मैं ऐसे सोचता हूँ भाई, क्या मेरी ओपिनियन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आके बोलूंगा तो हो जाएगा? मुझे लगता है मेरी ओपिनियन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। गवर्नमेंट अपना एक पैनल रखेगा ही, गवर्नमेंट का एक अपना स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है, कोर्स में अगर चीजें हैं तो वो मिलेगा ही मिलेगा, और कोर्स में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मुझे लगता है इसमें इंडिविजुअली हम झगड़ के क्या कर लेंगे। जो भी सीएस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, काफी जगह मैं वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है यस वहां पे इम्पैक्ट पड़ेगा। पर ये टॉपिक ऐसा है जो गवर्नमेंट लेवल का है, इसमें गवर्नमेंट के हाथ में है। सीएसए का डिसीजन नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, एमसीए का है। वो लोग डिसाइड करेंगे और प्रॉपर थॉरो एग्जामिनेशन करेंगे कि टैक्स ऑडिट के लिए क्या जरूरी होता है। क्योंकि यस, स्कोप में थोड़ा बहुत फर्क है, ये तो मैं क्लियरली इससे मैं स्टैंड करता हूँ कि सीए में जितनी डेप्थ है उतनी डेप्थ तो नहीं है, बट जरूरी कितनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सीए सीईटी में अकाउंट्स नहीं, ये प्रॉब्लम है। अगर आज आप अकाउंट्स डाल दो तो मुझे लगता है काफी हद तक वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि देखो, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपकी जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ कंपनी की ही है। आपको टैक्स ऑडिट सिर्फ कंपनी का नहीं होता है, टैक्स ऑडिट इंडिविजुअल्स का होता है, एचएफ का होता है, पार्टनरशिप का होता है। उनकी अकाउंटिंग आपके सिलेबस में नहीं। मुझे बस इतना लगता है कि ये फाउंडेशन में थी, एग्जीक्यूटिव में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, फाइनल में भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है गैप है। अदर देन दैट, टैक्स लॉ की बात करें, टैक्स लॉ तो आपको पूरा ही है, प्रॉपर रिटर्न पेपर। तो टैक्स लॉ को लेके तो कोई डिबेट भी नहीं है। टैक्स लॉ पूरा स्कोप बहुत अच्छा है और फाइनल में भी है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट टैक्स ऑडिट में आई थिंक अदर चीजें भी काफी होती हैं जो पूरे ऑडिट एनेक्सेस इटसेल्फ बन। भी होता है सर, हाँ, ऑडिट सब्जेक्ट भी ऑडिट नहीं तो है। है ही, बट थोड़ा अकाउंट्स का भी एक उसमें काफी होना नॉलेज लगता चाहिए। है, यस या बैलेंस शीट्स का, चीजों का, बुक्स ऑफ अकाउंट, मेथड्स ऑफ अकाउंट। तो थोड़ा अगर मुझे लगता है फाउंडेशन में ही अकाउंट्स दोबारा लाया जाए तो वो पर्पस पूरा सर्व हो जाता है। अदर देन दैट कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट्स भी आपको अच्छा खासा है ही, बट पूरा कंपनी का अकाउंट्स है। ये बस एक मैं कहना चाहूंगा कि कंपनी अकाउंट्स के अलावा कोई दूसरे एंटिटी के अकाउंटिंग आपको नहीं है, यस जबकि यस सीए में ऑलमोस्ट सारे एंटिटीज की अकाउंटिंग होती है। तो इसलिए थोड़ा, इसलिए वो चल रहा है, डिबेट चल रहा है। मैं भी एक्चुअली कंट्रोवर्सी चल रहा है। मैं बस एज अ ऑडियंस वॉच कर रहा हूँ और सबके पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ कि कौन क्या बोल हाँ रहा है। और सबके देखो वैलिड पॉइंट्स होते ही हैं, ऐसा नहीं कि कोई गलत है, बहुत एक्सट्रीम गलत है। बट यस, यस कुछ यस लोग अपने एटीट्यूड में है, एटीट्यूड और वो अलग ही। वो तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम ही सुपीरियर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट बैठी है, वो करेगी, वो डिसाइड करेगी कौन कितना कैपेबल है। तो मुझे लगता है कि ये कैपेबिलिटी आपस में झगड़ के डिसाइड तो होने वाली भी नहीं। तो व्हाट एडवाइस विल लाइक टू गिव टू द सीएस स्टूडेंट्स कि किस तरीके से वो अपना एग्जाम्स भी अच्छे से क्रैक कर सके और अपना करियर भी अच्छे से बना सके? एक तो मैंने आपको वही बताया कि मल्टीपल कोर्सेज के बारे में थोड़ा सीरियसली सोचने की जरूरत है। बच्चे इतने सीरियस नहीं है उसके बारे में, ऐसे ही ले लेते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर पूछते हैं क्या करूं, क्या करेंगे। मुझे बताओ, मतलब कुछ चीजें इरिवर्सिबल होती हैं और आप आधे में भी छोड़ नहीं सकते। अब यस मैं कहूँ कि सेकेंड ईयर में आके एलएलबी छोड़ दो, कितने लोगों के पास गट्स होंगे क्यों ऐसा करें। मैंने खुद, मैं बताना चाहूंगा, बीकॉम सेकेंड ईयर में मैंने छोड़ा। मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, मैंने रेगुलर कोर्स बीकॉम किया ही नहीं, क्योंकि उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। तो मैं बहुत क्लियर था कि मुझे सीए ही बनना है, मुझे और कोई डिग्री या कोई और कोर्स करने की मेरे को जरूरत नहीं है। तो मैंने आधे में बीकॉम छोड़ दिया था। बट क्या आज स्टूडेंट इतने
स्ट्रांग हैं थिंकिंग में कि वो ग्रेजुएशन या एलएलबी आधे में छोड़ दें, वो नहीं करेंगे, वो सीएस छोड़ देंगे लेकिन एलएलबी नहीं छोड़ेंगे। तो ये मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है कि लोग स्ट्रांग या फर्म जहां डिसीजंस लेने होते हैं, स्ट्रांग डिसीजंस लेने, वहां पे वो नहीं ले पाते। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। पूरी दुनिया से लड़ लेंगे लेकिन जहां एक डिसीजन लेना है, टाइमली डिसीजन लेना है, वहां वो नहीं ले पाते। तो वो एक मुझे लगता है कि वो घुसने से पहले ही आपको हर चीज पता होनी चाहिए। दूसरा है कि ट्रेनिंग को थोड़ा और सीरियसली लें, क्योंकि आप कैसे कंपनी सेक्रेटरी बनते हो ये आपकी ट्रेनिंग डिसाइड करती है। पढ़ाई क्योंकि सब लोग एक जैसी करते हैं, सब लोग सेम पढ़ाई कर रहे हैं, सेम एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपको स्टैंड आउट होना है, बाकी कंपनी सेक्रेटरी से अलग होना है, वो ट्रेनिंग ही आपको अलग करती है। आपका जो नॉलेज है, जो आप काम करते हो, आपका स्किल सेट है, आपकी एप्लीकेशन है लॉ की, वो ट्रेनिंग में डेवलप होती है। तो ट्रेनिंग को इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग सीरियसली लें, क्योंकि जैसे मैंने प्रोफेशनल का भी हाल ही में वीडियो डाला था, मुझे लगता है जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप पढ़ाई साथ में मत करो, क्योंकि ट्रेनिंग फिर आप ढंग से कर पाओगे। क्योंकि ट्रेनिंग में अगर आपके माइंड में वही चल रहा है कि यार मुझे आज शाम को क्लास करनी है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये सॉल्व करना है, अब ये 18 दिन रह गए एग्जाम को, फिर सर छुट्टी देंगे कि नहीं, तो आप ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे हो, आप अपनी दुनिया में खोए हो। तो आपकी वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी कि ट्रेनिंग जैसी अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलती नहीं है, पैसे देके भी नहीं मिलेगी, ऐसी हालत है। तो वो मुझे लगता है वो काफी लोग लाइटली ले रहे हैं। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से अगर आप करेंगे, आपको जॉब मिलना ही मिलना है। सारी प्रॉब्लम ही यहाँ हो रही है, लोग ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक से ट्रेनिंग कर नहीं रहे, तो फिर बोल रहे जॉब नहीं मिल रहा। अरे भाई ट्रेनिंग करो। ट्रेनिंग से जब आप सीखोगे, जब आपके अंदर नॉलेज होगा, आपने चीजें की होंगी, वो इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट होती है। मैंने जैसे ट्रेनिंग की हुई है, मुझसे जो भी पूछा गया मैंने इंटरव्यू में वो क्लियरली दिखता है कि आपने ट्रेनिंग की है, नहीं की है, ढंग से की है, जो जो चीजें आपने देखी है, काम किया है, खुद से किया है। टैक्स ऑडिट्स मैंने पूरे 3 साल मैंने टैक्स ऑडिट्स ही किए हैं। तो टैक्स ऑडिट्स है, जो भी आप बहुत ज्यादा ट्रेनिंग में करते हो, वो इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी कुछ लोग ये कंप्लेन करते रहते हैं सीएस कोर्स के बारे में, मुझे लगता है आपको ट्रेनिंग थोड़ा अच्छे से करनी चाहिए। ट्रेनिंग अगर आपने अच्छे से की है, मुझे नहीं लगता जॉब में कोई खास दिक्कत होती है। अब ट्रेनिंग ही नहीं किया है, आपने देखी नहीं है, आपका मुंह नहीं खुल रहा, आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जॉब कोई कैसे देगा? सिर्फ एक बैच लगा के आ जाओगे कि मैं सीएस हूं, मेरे को आने दो, ऐसे नहीं होता। आपको दिखाना पड़ेगा कि यू आर केपेबल। आपको एंट्री इसलिए मिली है, इंटरव्यू तक आप पहुंचे इसलिए हो क्योंकि आप सीएस हो, बस उसका काम वहीं तक था, एंट्री देना। अब आप बाकी तो योर वाकई में नॉलेज पे केपेबल ही हो, चलेगा। आपके अंदर स्किल्स है नहीं है, वो तो आपको इंटरव्यू में साबित करना पड़ेगा। तो वो आई थिंक उसके लिए तैयारी लगती है। आज मैं किसी को कहता हूँ आप एक टाइपिंग क्लास लगा लो, लोग हंसते हैं मुझ पे, टाइपिंग क्लास क्यों लगानी? अरे पर जब आप काम करोगे, पूरा दिन आपका काम करने का है ना, ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग ये सब कर रहे हो, तो एक एक ऐसे अल्फाबेट देख के करोगे क्या? आंखें बंद करके टाइपिंग आनी चाहिए। कितनी बड़ी स्किल है, इतना बड़ा Yes. कंट्रीब्यूशन है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पूरे लाइफ में टाइपिंग का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और आज किसी को मैं कहता हूं तो लोग टाइपिंग मेरे पे हंसते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, किसी और टीचर ने तो हमको कहा ही नहीं है। अरे हमने किया है ना, टाइपिंग क्लास मैंने की है, 10वीं में की थी मैंने। सोचो मैं मतलब क्या पैरेलल यूनिवर्स में था कि मेरे को 10th में ही समझ में आ गया कि मुझे टाइपिंग कितनी जरूरी है आगे। और मैंने Yes. 10th के बाद की जो छुट्टियां होती है, उसमें मैंने 2 महीने टाइपिंग क्लास की। तो ये टफ डिसीजंस लोग लेने के लिए रेडी नहीं है, एक दूसरे को बस फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कुछ यस। कर रहे हैं। हाँ, तो ये मुझे लगता है थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाओ, है आपके पास तो आप लगाओ। तो वो नहीं लगा रहे लोग, इधर उधर कुछ भी रूमर्स को सुनेंगे, फॉलो करेंगे, थोड़ा वो है। तो सर बच्चे आजकल इतना इन डेप्थ सोचते ही नहीं है कि उनको एक्चुअली कहाँ पे लैकिंग है, कहाँ पे जबकि ग्रो आज आपके करना पास कितना चाहिए। नॉलेज है, आप कितना देखो कुछ आपके है। पास कितना। यस। हमारे वक्त तो ये भी नहीं था, था आपके भी पास हर नहीं, चीज यस। वेरीफाई करने का टूल है, पूरा दिन आपके हाथ में मोबाइल है। मुझे समझ में नहीं आता फिर क्यों इसको यूज नहीं किया जा रहा है। We have a segment that is तोल मोल के बोल, in which we are going to put you in some difficult situations. Let's see how तो you सर तोल मोल respond. के बोलना। हाँ। So सर आपने टीचिंग करियर सिलेक्ट किया अपने लिए, so will you recommend to the upcoming CA CS aspirants to go in the teaching career? Means क्या pros and cons है, and आपका recommendation रहेगा क्या कि आप टीचिंग में जाओ या कंपनी में जॉब करो? टीचिंग में आप तभी आओ जब आपके पास पेशेंस है, क्योंकि टाइम लगता है, बहुत Yes. ज्यादा कंपटीशन है, और रिकग्निशन मिलने में काफी टाइम लगता है। तो अगर आपका कोई बैकअप है, आप ऑलरेडी अच्छे फैमिली से हो, या आप और भी कोई काम कर रहे हो, तो आप टीचिंग साइड में कर सकते हो। अदर देन दैट, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हो और फिर आप टीचिंग में आ रहे हो, तो वो आप बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल बैकिंग थी,
इसीलिए मैं आई थिंक सरवाइव कर पाया एज अ टीचर, नहीं तो आई डोंट थिंक मैं टीचिंग ज्यादा समय तक कर पाता, क्योंकि फाइनेंशियली एक था, बैकअप है। इस वजह से इन स्पाइट ऑफ लॉसेस मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस काफी रिस्की होती है, काफी अच्छा रेंट होता है, काफी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, तो हाँ। इतना आसान नहीं है, ग्लैमरस नहीं है जितना दिखता है। काफी हर चीज के कॉस्ट लगते हैं, और लॉस भी आपको हो सकता है अगर उतना बैच का स्ट्रेंथ आपका नहीं गया, ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपका नहीं निकला तो लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि आप अदर फैकल्टीज को भी एंगेज करते हो, उनको भी पैसे देने होते हैं। फिर इतने सारे जो कॉस्ट हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होते हैं, तो वो मतलब आपको, या तो आप बहुत बड़े लेवल पे हो, मल्टीपल कोर्सेज पढ़ा रहे हो तो ठीक है, वो निकल जाता है, पर आप सिर्फ एक ही चीज पढ़ा रहे हो, दो चार सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो उसमें आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। आपने भी पहले कॉर्पोरेट ही किया, देन यू केम इनटू Yes, टीचिंग, मैंने तो ऐसा? देखो तीनों देख लिया, मैंने तो जॉब भी किया, प्रैक्टिस भी किया, कोचिंग, इसके अलावा होता ही क्या है, तो वो भी मतलब तीनों ही चीजें देख ली हैं, और मुझे वर्क सेटिस्फैक्शन टीचिंग में ही मिला है, इस वजह से मैं फिर टीचिंग में ही सेटल हो गया। और अब ऑनलाइन में तो कैसा है, पैन इंडिया रीच हो गई है, जितने मैं आज स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मैंने तो शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं इतने बच्चों को मतलब पढ़ाऊंगा, क्योंकि फेस टू फेस में लिमिट होती है। मैं आज Yes. दिल्ली में भी पढ़ाऊँ तो एक लिमिट है कि मैक्सिमम हाँ। फेस टू फेस कितने बच्चे आएंगे, कितनी बड़ी प्रीमाइस में आप पढ़ाओगे, बट ऑनलाइन में कोई ऐसा लिमिट नहीं है। बहुत नहीं। ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरी फैमिली भी खुश है आज कि चलो इसने किया और आज इतने बच्चों को पढ़ा रहा है, इसलिए, और अर्निंग भी अच्छी हो ही जाती है ऑनलाइन में, तो इस वजह से आज मैं देखूं तो हाइंडसाइट में मतलब सब सही लगता है, पर अगर ऑनलाइन नहीं चलता तो शायद प्रॉब्लम हो जाती। और सर वहाँ नागपुर में भी टीचिंग के लिए पर आवर बेसिस फीस मिलती है या कैसे मिलती है? वहां पे सब्जेक्ट वाइज होती है कि भाई जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, 2 घंटे में पढ़ाऊंगा, जो भी एक पूरा बैच होगा, बैच का जो भी फीस होता है, फीस शेयरिंग होती है, 40% 50% जो भी होती है, भाई आप आए, 5,000 रुपीज आपसे फीस ली गई है, तो उसका 50% मेरे को मिलेगा। आर वाइज कम ही कल्चर है, भाई बच्चे से जितना लिया जा रहा है उसका उतना एक परसेंटेज आपको मिल जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं मल्टीप्लाई कर लो, पूरा कोर्स आप पढ़ा दो, अब आप जितने भी आवर्स में पढ़ाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक इमेजिनरी सिचुएशन में डालती हूँ कि लेट्स से, क्योंकि मुंबई में द सिस्टम इज पर आवर बेसिस। Yes. अच्छा। ओके, सो हाँ, तो लाइक अगर आप एक कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं जहाँ पे पर आवर बेसिस है, एंड दे आर टेलिंग यू टू टीच सी एफ एम सब्जेक्ट, सिंस आप अकाउंट्स पढ़ाते हो तो सी एफ एम सब्जेक्ट्स आपको बोला गया है, एंड ये आपको कंप्लीट करने बोला है इन जस्ट 65 आवर्स। सो हाउ यू विल रिएक्ट, मीन्स एंड दे आर मेकिंग यू फील दैट आप उसको 65 आवर्स में कंप्लीट नहीं करा सकते बिकॉज यू लाइक एक्सपर्टीज, इसीलिए नहीं करा करा सकते, पा रहा हूँ, तो हाँ। हाउ यू विल आंसर दिस? मैं उनको कहता आप करके दिखाओ, क्योंकि पॉसिबल, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, मैं कहता ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ, आप किसी और फैकल्टी को एंगेज कर लो, मैं देखना चाहूंगा कि कैसे 65 आवर्स में कोई सीएफएम जैसा सब्जेक्ट पढ़ा पाए। पर सर वो मतलब लोग मेरे लिए पढ़ा भी, रहे हैं बाय नहीं तो कॉम्प्रोमाइजिंग फिर वो द क्वालिटी नहीं क्वालिटी। दे रहे होंगे या ना, क्वालिटी परफेक्ट। नहीं दे रहे होंगे, बच्चों की कंप्लेंट्स आएंगी, और आप ही के एकेडमी को निगेटिवली वो इम्पैक्ट करेगा, यस। तो क्या फायदा। आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं, मतलब शॉर्ट टर्म कमाना है कि लॉन्ग टर्म कमाना है। अब मैं कोचिंग वाला हूँ, कोचिंग कोई भी इंस्टीट्यूट लॉन्ग टर्म ही सोचता है, शॉर्ट टर्म वैसा कुछ कैश काउ वाला कंसेप्ट है नहीं, सब लॉन्ग टर्म ही सोचते हैं, और सबको पता होता है कि कंसिस्टेंट सारे सब्जेक्ट का अच्छा फीडबैक आएगा तभी रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तभी हम टिक पाएंगे। तो मैं क्लियर बोलता भाई, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, बच्चों से तारीफ चाहिए, भाई आपकी एकेडमी अगर मेरे सब्जेक्ट से जानी जाए तो मुझे उतना टाइम तो लगेगा। सर हम लोग मुंबई से हैं, तो काफी ऐसे एक लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर ना, डेफिनेटली वी विल नॉट नेम देम, बट यहाँ पे काफी ऐसे कोचिंग क्लासेस हैं जो मतलब ऐसा छोटे छोटे करते हैं लेवल्स पे। छोटे छोटे लेवल्स पे तो कि मुझे 50 एक्चुअली घंटे में कैसा है ना, कंप्लीट। मैं बता रहा हूँ आज, इन सारी चीजों का मुझे लगता है सेंस ही नहीं बनता, जब आज एक यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है आपके पास, यस मुझे नहीं यस पता लोगों को कोई एकेडमी की क्यों जरूरत है। मुझे आज तक फील नहीं हुआ कि मैं नागपुर जाऊं, यस। कोई एकेडमी में पढ़ाऊं, पुणे हाँ हाँ जाऊं, मुझे ऑफर्स हाँ। हर जगह के आए हुए हैं, और मुझे नीड ही नहीं लगती। मुझे लगता है जब मैं अकेला ही पढ़ा सकता हूँ, और मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं हजारों बच्चों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, उनको लेक्चर बेच सकता हूँ, मुझे किसी एकेडमी की जरूरत क्यों है। यस। मैं क्यों अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करूं, जैसे मुझे दिल्ली में पढ़ाने का ऑफर था, मुझे रीलोकेट होना था, अब मैं रीलोकेट नहीं होना चाहता, मैं सेटल्ड हूँ, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, फैमिली के साथ रहता हूँ, तो वहाँ कितने ही बच्चे मिलेंगे, उससे ज्यादा बच्चे मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ, यस। तो सेंस नहीं बनता। पहले जब ऑनलाइन नहीं था तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, आपको एकेडमीज की सुननी पड़ती थी, उनके हिसाब से चलना पड़ता था, और खुद का फिजिकल बिजनेस करना काफी रिस्की है, ये मैं आज भी मानता हूँ। फिजिकल बिजनेस तो आप
बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फिजिकल बिजनेस में प्रॉब्लम है, बट यूट्यूब में आज इन्वेस्टमेंट रही कितनी है। मतलब जो मैंने 5 साल 6 साल पहले किया, आज आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सॉफ्टवेयर काफी बहुत ही सस्ते हो गए हैं, और जगह थोड़ी बहुत सबके पास होती है, माइक बहुत सस्ते हो गए हैं। खुद ही आप अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, आपको थोड़े वीडियोस पोस्ट कीजिए, गाइडेंस दीजिए। इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं, वायरल हो जाती है चीजें। अगर आप में दम है, आपके गाइडेंस में दम है, टीचिंग में दम है, तो आपको विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ्स ही पता चल जाएगा। मुझे मतलब आई डोंट नो कि क्यों इतना ऐसा आपको किसी की जरूरत पड़ रही है। कोई भी एकेडमी, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट हाँ हाँ। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे कोई एकेडमी की जरूरत है। मुझे लगता है मेरा नाम ही काफी है, मैं खुद ही पढ़ा के, खुद ही करके, मैं खुद ही बच्चे अट्रैक्ट कर सकता हूँ। ऐसा है, तो वो मुझे लगता है आज आज के जमाने में भी लोग डर रहे हैं। मतलब मैंने तो पता नहीं कितना खर्चा कर लिया था, बट आज तो हर चीज इतनी सस्ती हो गई है। मतलब मैं खुद हंसता हूँ कि मैंने मतलब क्या पागलपन किया। वो तो कुछ मंथ्स में सब रिकवर हो गया, सब अच्छा अच्छा हो गया, तो हाँ आज हाँ। रिग्रेट नहीं होता। बट अगर नहीं निकल पाता तो दिक्कत होती। तो आज मुझे लगता है सब बहुत इजी है। उतना रिस्क तो लेना बनता है, अगर आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में, इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। Thank you so much, sir, for this wonderful interaction. And one thing which I would like to say over here कि सर आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो। आज फर्स्ट टाइम आपसे बात की है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा आप ग्राउंडेड हो। आप मतलब इतने स्टूडेंट्स के चहीते हो, फिर भी आप अच्छा, इतना ज़्यादा पता नहीं ग्राउंडेड चलता लेवल पे। एक्चुअली ऑनलाइन में कुछ पता नहीं चलता। डेफिनेटली और सर, डाउट ही कि नहीं मैं है। ज्यादा बच्चों से मिलता भी नहीं हूँ। हमारे अमरावती में ज्यादा सीएस के बच्चे नहीं हैं, और ज्यादा इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। बस उनके बच्चों के जो फीडबैक आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उन्हीं से पता चलता है कि क्या हो रहा है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है। बच्चे ही बताते हैं आपके नोट्स काफी सेंटर पे काफी लोगों के पास है, तो उससे यस अंदाजा आता यस है कि तो अपने मतलब चीजें पहुंच रही हैं। नहीं तो ऐसे पता ही नहीं चलता। कुछ भी बच्चों से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए मैंने भी सोचा है कि ऐसा जूम मीटिंग्स एंड ये सब मुझे भी अब स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि फीडबैक मिलते रहे, पता चलते रहे भाई क्या प्रॉब्लम्स है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। कि बच्चे डरते हैं, एक इमेज बनी हुई है, तो अब उसको मैं भी कुछ नहीं कर सकता। की पर्सनालिटी बोरिंग है, या किसी ने चलो ऐसा बोला रहेगा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बट मैं आपको एज अ स्टूडेंट बोल रही हूँ, बिकॉज मैं एग्जीक्यूटिव में आपके लेक्चर्स देखती थी यूट्यूब पे अकाउंट्स के। एंड वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते थे। एंड अभी आपने बोला इसलिए मेरे माइंड में आया, बाकी मुझे एज अ कभी स्टूडेंट सोचा नहीं हम लोग 1% भी फील नहीं हुआ कि मुझे बोर हो रहा है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था, एग्जाम नहीं नहीं, ऐसा ओरिएंटेड टू ही द पॉइंट लगता था। बाकी जगह इतना वो चालू हो गया है, इस वजह से मैं लोगों को बोरिंग लगता नहीं सर, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको आप जिसको हूँ। बस बस, जेन्युइनली पढ़ना है, वो मैं यही पढ़ेगा। वो ऐसे मैं जज इसी नहीं चीज में करेंगे। मानता हूँ। यस। मैं इसी वो चीज में ऐसे ही मानता जज हूँ नहीं कि जिसको करेंगे। पढ़ना है, आप अगर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, वो आपको करियर बनाना है, तो आपको इतना सीरियस तो रहना पड़ेगा। रहना यस। पड़ेगा। यस। हंसी मजाक कपिल शर्मा पे छोड़ देते हैं, वो मैं क्यों लूं। ऐसा मुझे लगता है भाई, वो वहां स्पेशलाइज्ड है। आज आप एक क्लिक पे कपिल शर्मा का देख सकते हो, तो आपको मेरी क्या जरूरत है। मेरा वीडियो पॉज करो, गाने वाने सुन लो, कपिल शर्मा देख लो, जो देखना है देख लो। मेरे ऊपर ही बर्डन क्यों डाल रहे हो कि मुझे कपिल शर्मा बनना है। तो ये दिक्कत है। सर, पढ़ने वाले बच्चे को कभी भी ऐसा नहीं फील होगा। यस। इनफैक्ट आपका जो अप्रोच नहीं होता मैं है बहुत ज्यादा यही, एग्जाम ओरिएंटेड होता है। हाँ नहीं, मैं सीरियसली बच्चों को कहना चाहूंगा जो ईटी से आ रहे हैं। काफी मैंने एक्चुअली जब स्टार्ट किया था, तो मेरे सारे जो स्टूडेंट्स थे वो रिपीटर्स थे। मैंने पूरा जो स्टार्टिंग के 3-4 साल बिताए हैं, वो रिपीटर्स के थ्रू बिताए हैं। जैसे भी आप नए टीचर आप बनोगे, आप अपना स्टार्ट करोगे, आपको रेगुलर स्टूडेंट मिलेंगे ही नहीं। ये मैंने जब सीए स्टार्ट किया था तब भी मुझे समझ में आ गई थी। सीएस जब मैं ऑनलाइन आया तब भी मुझे समझ में आ गई थी। नए टीचर्स रिपीटर्स ही ट्राई करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टीचर से परेशान है, वो ही नए टीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। तो रिपीटर्स के बीच में रहने की वजह से क्या हो गया कि मैंने देखा काफी लोगों का करियर स्पॉइल हुआ है। काफी बच्चे 24 ईयर्स के हो गए, एग्जीक्यूटिव पास नहीं हो रहा है, कब प्रोफेशनल करेंगे, कब ट्रेनिंग करेंगे। तो वो चीजों में ही मैं रहा हूँ, इसलिए मैं सीरियस बहुत ज्यादा हो गया। मैं कभी 18 साल के बच्चे को पढ़ा ही नहीं है कि भाई नया बच्चा है, चलो हंसी मजाक करते हैं। मैंने ज्यादा उन टाइप के बच्चों को पढ़ा ही नहीं है। मैं भी पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ईटी के थ्रू जो बच्चे आ रहे हैं, उनको मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, जिनको इतनी नीड लग रही है एंटरटेनमेंट की। बट मैंने हमेशा जो पढ़ाया है, रिपीटर्स को ज्यादा पढ़ाया है। और जब मैं देखता हूँ कि किसी का करियर स्पॉइल हो रहा है, वो ना इधर का रहा है ना उधर का रहा है, 4-4 साल 5-5 साल लोग एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई कर रहे हैं, आप मुझे बताओ मैं कैसे हंसी मजाक करूं। सोच के देखो, मैं खुद एक पेरेंट हूँ। मतलब बच्चों पे क्या बीतती है जब वो इतनी मेहनत करने के बाद, इतना समय देने के बाद, अगर उनका नहीं हो रहा है,
बाद में वो चीजें रियलाइज होती है कि यार हमने सीरियसली पहले ही कर लेना था। ये कुछ चीजें इरिवर्सिबल होती हैं। लोग अब 4 साल बाद पूछ रहे हैं अब मैं क्या करूं, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब नहीं आप है। अगर 3 साल, वही मैं कह रहा हूँ, बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ, हर चीज इरिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल नहीं होती है। कुछ चीजें आप बदल नहीं सकते। आपको लगता होगा ठीक है अब अमित सर मिल गए हैं, अमित सर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप 4 साल बर्बाद कर चुके हो तो वो एज का जो एक कॉम्प्लेक्स आपके मन में घुस गया है वो कोई निकाल नहीं सकता। तो मैंने एक्चुअली, मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे ही रहे हैं, इसलिए मैं कभी हंसी मजाक और वो सब पता नहीं कर ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मैं इतना सीरियस गाइडेंस करता हूँ लोगों को कि अब क्या करें। अदर कोर्सेज, ये ट्रेनिंग, सब इतने लोग फंसे हुए हैं, सब परेशान लोग मुझे मिले हैं, तो इसलिए मेरी पर्सनैलिटी भी वैसी हो गई। तो तो मैं उनका ही एनवायरमेंट की वजह से सर्टिफिकेशन वैसा, आ गया। हाँ वो सबके सबके प्रॉब्लम्स मैंने लेके रखे हैं, तो अब मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। आप खुद सोचो, मेरे बच्चे Yes, के yes. साथ ऐसा होगा कि उसने 4 साल कोई कोर्स को दिया है और उससे हो नहीं रहा, तो मैं टेंशन में आऊंगा ही। मैं एज अ That is पेरेंट the ही सोचता quality हूँ of a कि true मैंने, teacher, sir. Yes, yes. Perfect. टीचर मतलब होना ही यही चाहिए ना, कि बाकी चीजें तो और भी लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं, अगर हाँ। आप, टीचर का मेन काम यही है ना, पेरेंट्स के बाद अगर कोई कान पकड़ने वाला है तो वो टीचर ही है। वो भी अगर उनके साथ हंसी मजाक ही करेगा, गाने गाएगा, नाचेगा, वीडियो बनाएगा, तो फिर उसको सीरियस कौन करेगा। Perfect. ऐसा मुझे लगता है कि भाई जो हंसी मजाक ज्यादा करता है फिर उसको लोग सीरियसली लेते नहीं है। कि जब मैं सीरियसली कोई चीज कहूंगा आप मुझे फिर उतना सीरियसली लेंगे नहीं। इट वॉज अ थैंक वंडरफुल यू। इंटरेक्शन एंड स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत कुछ ज्यादा यहाँ पे सीखने मिले होगा कि उनको अपने करियर को, नो डाउट थोड़ा हंसी मजाक लाइफ में चलना चाहिए, बट अपने करियर को एट द सेम टाइम अगर आप सही एज पर सीरियसली लोगे तो आगे जाके आप रिग्रेट नहीं करोगे। सो दैट इज अ वेरी 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 गुड Good मैसेज। message. Very nice. नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, मैं स्टार्टिंग में सीरियस था तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गया। यस। इतना अच्छा 9 लाख का मुझे पैकेज लगा, मेरे पेरेंट्स की खुशी मैंने देखी। तो हाँ, मुझे खुद की लाइफ में पता है कि यार स्टार्टिंग से अगर आप सीरियस होते हो, अच्छे से सही एज में अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, आपकी आगे की लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है। नहीं तो अगर आप 24 25 26 तक अभी कर ही रहे हो, पूरा आपका आगे की लाइफ पे क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो मुझे लगता है इट्स वर्थ द सेक्रीफाइस, जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो वो वर्थ है, जो आपको मिलेगा वो चीज आपको जिंदगी भर आपके पास रहेगी, और आपको कभी ऐसा बुरा इन्हें लगेगा नहीं, रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने एंजॉय नहीं किया, पर आप काफी कुछ अचीव कर चुके होंगे। तो यही बस मैं CSET के थ्रू जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा। Sir, Great, great. sir. Amazing, amazing session. Thank you so much, Thank you sir. so much, sir, for giving your this much time to us. Thank you so much. थैंक यू फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। Thank you, you, sir. sir. Bye bye. बाय।